हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का क्विक रिवीजन, वो भी NCERT से। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कहाँ से किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हम इसके नीट के वेटेज की बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, जनरली 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी जो वो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। क्लियर है। अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आएगा कि डू प्लांट्स ब्रीथ, फिर ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबोलिक पाथवे एंड देन रेस्पिरेटरी क्वेटेंट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वहां पे हमने एनाबोलिक प्रोसेस देखा था। यानी क्या हुआ था, वहां पे CO2 और H2O मिलकर क्लोरोफिल और एनर्जी के द्वारा, जो सनलाइट की एनर्जी थी उसके द्वारा क्या बना रहे थे, C6H12O6 यानी फूड मॉलिक्यूल बना रहे थे, चाहे वो ग्लूकोज जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता था। बट अब इस चैप्टर के अंदर इसका हम रिवर्स करेंगे, यानी जहां पे ये जो एनर्जी को हमने जहां पे बाउंड किया है उसको वापस रिलीज करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ग्लूकोज है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो जो लास्ट वाला प्रोसेस था वहां तो एनर्जी की यूज हो रहा था, जो एनर्जी यहाँ पे यूज हो गई थी इसको बनाने के लिए, अब वो क्या होगी, जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो वो रिलीज होगी और यहाँ पे बनेंगे क्या, वापस CO2 H2O और एनर्जी, और यही एनर्जी को हम यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये सब कुछ चलेगा इस प्रोसेस में, जिसको बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस, और ये रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। तो अब जो NCERT में लिख रखा है उससे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे NCERT में क्या लिख रखा है। सबसे पहले ये ब्रीदिंग की बात करेंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक है डू प्लांट्स ब्रीथ। सबसे पहले आता है ऑल ऑफ अस आर ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब क्या है कि हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, तो ये सिस्टम हम करते हैं लंग्स के थ्रू। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं ये है ब्रीदिंग। अब यहाँ पे पूछा गया कि क्या ब्रीदिंग जो है वो बहुत एसेंशियल क्यों है, क्योंकि देखिए ब्रीदिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ इसी एनर्जी के द्वारा करते हैं, चाहे वो आपका एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, या फिर एक ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसके लिए भी जो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे मन में आएगा तो फिर हम एनर्जी वगैरह ये क्या चीज़ होता है, कैसे क्या ब्रीदिंग से क्या रिलेट करता है इसका प्रोसेस। तो देखिए इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। क्योंकि जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट है किसके साथ में, जो फूड से हम एनर्जी को रिलीज करेंगे उसके साथ में। क्लियर है। अब यहां पर करेंगे क्या, जो हम फूड के अंदर क्या लेते हैं, जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इस टाइप के, तो ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो एनर्जी को रिक्वायरमेंट जो होती है वो इसी से ऑब्टेन करेंगे, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उसका ऑक्सीडेशन करके। अब ऑक्सीडेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था दैट इज ऑक्सीडेशन। या फिर इसके अलावा आप दो चीजें और भी पढ़ते हो क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, देखो C6H12O6 में हम क्या करें, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, CO2 बन जाएगा और ये यहाँ से रिमूव होकर इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगा। तो उसी से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे उससे हम क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लास्ट प्रोसेस में आपने देखा था कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पे हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे केमिकल एनर्जी के अंदर, और फिर स्टोर कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्म के अंदर। क्लियर है। जहाँ पर जो नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट है, जो प्लांट के अंदर जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जैसे आपकी रूट हो गई, स्टेम हो गई, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो वहां पर भी जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडेशन के लिए। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट से डायरेक्टली फूड ले रहे हो जिसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, या फिर वो इनडायरेक्टली फूड ले रहे हो चाहे उसी को हम कार्निवोर्स बोलते हैं, तो वो भी क्या है, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस पर ही डिपेंड है अपने फूड के लिए। इसके अलावा जो सेप्रोफाइट होते हैं, जैसे फंजाई होगी जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी अल्टीमेटली किस पे रिक्वायरमेंट है, देखिए अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट रिस्पायर लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। उनका भी जो फूड है वो अल्टीमेटली कहां से आएगा, फोटोसिंथेसिस से आएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे इतना बताया कि फूड हमारा आता कहाँ से है। अब हम क्या करेंगे, उसका सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, यानी सेल्स के अंदर वो जो फूड है उसको मटेरियल को ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो लिखा है देखिए, दिस चैप्टर डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन और फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी सिंथेसाइज ऑफ ATP दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वहाँ पर जो है हम इस एनर्जी का यूज करेंगे।
क्लियर है, जो अभी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी जो लगती है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था वो तो हो रहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लियर है। बट जो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होगा ना, वो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्लियर है, किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के हेडिंग की, लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? The breaking of carbon-carbon bond of complex compound through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration. यानी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करेंगे और वहां से ऑक्सीडेशन के थ्रू और वहां से जो है वो एनर्जी जो रिलीज होगी उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो अब हम ब्रेक डाउन किसका करेंगे, ये जो कार्बन कार्बन कंपाउंड जो है जहां पे हम ब्रेक डाउन करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो जो कंपाउंड है उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। देखिए, द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस इज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। इसमें जनरली सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी को यूज करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, फैट्स और इवन ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की तरह यूज कर सकते हैं सम प्लांट्स के अंदर अंडर सर्टेन कंडीशन के अंदर। क्लियर है। अब उस टाइम जो एनर्जी निकलेगी ना, जो ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो एनर्जी निकलेगी वो स्लो स्लो निकलेगी, एकदम से नहीं निकलेगी। देखिए, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस को जो एनर्जी रिलीज करें वो देखिए नॉट रिलीज फ्री एनर्जी टू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप, एकदम से सेल के अंदर नहीं रिलीज होगी, ना ही वो सिंगल स्टेप के अंदर रिलीज होगी। इट इज रिलीज इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस में हम CO2 और H2O का यूज करके जब बना रहे थे ग्लूकोज को, तो वो लग तो रहा था कि बहुत सिंपल है, पर आपने वहां पे भी देखा कि बहुत सारे प्रोसेस थे उसमें, केल्विन साइकिल थी, ये था वो था, तो बहुत प्रोसेस होकर फोटोसिंथेसिस बन रहा था। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो एकदम से स्टेप नहीं होगा, बहुत सारे स्टेप होंगे जिसके द्वारा वो एनर्जी को बनाएंगे एंड एनर्जी ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में हम यूज करेंगे। और फिर जहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, वहां पर क्या होगा, इस डायरेक्टली जो हमारी एटीपी है उसको वहां पर भेज दिया जाएगा। देखिए, विच इज ब्रोकन डाउन वेन एवर एंड वेयर एवर एनर्जी इज नीड। जहां पर भी एनर्जी की, जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उस एटीपी को वहां पे भेजा जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगी और क्या रिलीज कर देगी, एनर्जी रिलीज कर देगी। इसीलिए जो एटीपी होता है उसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर हो गया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि डू प्लांट्स ब्रीथ। अब ब्रीथ का मतलब क्या था कि जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं, बट हम तो जनरली देखते हैं कि प्लांट्स जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो होते हैं उसको रिलीज करते हैं। तो क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं हमारी तरह? तो देखिए, सिंपल, अभी अभी आपको बताया था कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वो सभी सेल्स हैं। इसके अलावा जो रूट है, स्टेम है, वो भी क्या है, हमारे सेल्स है, लिविंग सेल्स है, वहां पर भी बहुत सारे। तो वहां पर जो भी सेल्स है उसको तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। बट जो हमारे एनिमल्स की तरह यहाँ पर क्या नहीं होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। देखिए, प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द गैसियस एक्सचेंज बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिकल बोथ दिस पर्पज। ये हम एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो स्टोमेटा वगैरह होते हैं, इसके अलावा हम लास्ट वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ें होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। बट यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होते, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्यों नहीं होते, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है, देयर आर सेवरल रीजन व्हाई द प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने 3 रीजन दिया। फर्स्ट रीजन क्या दिया है? फर्स्ट रीजन ये दिया है कि यहाँ पे जो भी पार्ट है, चाहे वो रूट है, ओके, या फिर वो स्टेम है, या फिर वो लीफ है, तो ये जो ऑर्गन है वो अपना गैसेस एक्सचेंज खुद कर सकते हैं। हमारे लिए जो पूरी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज करने का मेन काम लंग्स का है, लंग्स पूरा काम करेगा, उसके अलावा ब्लड काम करेगा हर एक जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, रूट अपना अपना देख लेगी, स्टेम अपना देख लेगी, लीफ अपना देख लेगी। यहाँ पर सिंपल ये कि अपना अपना देखो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट के अंदर, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज, ये नहीं अपना ध्यान वो खुद रख सकता है। देयर इज ए वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर, बहुत कम होता है ये चीज। सेकंड रीजन क्या हो सकता है? सेकंड ये होता है कि यहाँ पर ये रेस्पिरेशन रेट जितना हमारे अंदर हायर होता है उतना प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेज एक्सचेंज, रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पिरेट रेट लोअर देन द एनिमल्स डू। क्लियर है? तो जितना फास्ट रेस्पिरेशन रेट्स होता है उतना एनिमल्स के अंदर, उतना प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। और अगर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो ईच लीफ जो है, हर एक लीफ वेल एडोप्टेड है अपना
ध्यान रखने के लिए, जिसके थ्रू वो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेती, CO2 लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है, तो वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड के अंदर क्या है, थर्ड के अंदर ये है कि अगर गैसेज एक्सचेंज भी हो रही है तो वहां पर लार्ज डिस्टेंस नहीं है। द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि जो इनसाइड वगैरह में होते हैं वो तो डेड होते जाते हैं सेल्स। अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ एनाटॉमी वाला याद है तो वहाँ पर तो ज़्यादा अंदर तक जो होते हैं वो लिविंग सेल्स भी नहीं होते और उतना ज़्यादा डिस्टेंस उनको कवर भी नहीं करना पड़ता गैसेज एक्सचेंज के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर जो होते हैं वो क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो सेवर लेयर इनसाइड होती है बार्क के अंदर, वहाँ पर होते हैं लेंटिकल्स, जो कि हमने पढ़े थे एनाटॉमी के अंदर। वो क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं। क्लियर है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेन हमारा पॉइंट था कि इसके अलावा जो प्लांट और लीफ वगैरह होती है वहाँ पर देखिए आपके पेरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, और पेरेन्काइमेटल सेल्स के अंदर क्या होती है, आपके स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और एयर स्पेस के थ्रू जो वो गैसेज एक्सचेंज हो जाती है। बट अब हम आते हैं इस पे जो हमारा मेन काम है। मेन काम मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2, H2 एंड प्रोडक्ट यील्ड एनर्जी, मोस्ट ऑफ इज गिवन आउट एज हीट। तो यही होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, आपका CO2 और H2 रिलीज हो रहा है और ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, और इस एनर्जी को हम क्या करेंगे, बाउंड करेंगे। क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। देखिए द स्ट्रेटेजी दैट द प्लांट सेल यूज एज कैटाबोलाइज द ग्लूकोज, ये हमारा क्या हो गया, कैटाबोलिक। लास्ट वाला जो फोटोसिंथेसिस वाला था वो क्या था, एनाबोलिक। इन ए सच वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोट आउटसाइड हीट। तो ये जो सारी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हीट की फॉर्म में नहीं रिलीज करना है। द की टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे स्मॉल स्टेप के अंदर इस एनर्जी को रिलीज करेंगे। सम स्टेप टू बी जस्ट लार्ज इनफ सो दैट द एनर्जी रिलीज टू बी कपल्ड टू द ATP सिंथेसिस, ताकि हम क्या बना पाए, ATP बना पाए। क्लियर हो गया। और इसके टाइम पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस होगा ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी जो है उसको एज ए प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो यही यहाँ पर बात करने वाली है। इसके अलावा देखिए सभी जो वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे जो हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट सेल जो प्लैनेट के ऊपर था वहां पर एरोबिक कंडीशन नहीं थी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी। तो सारे जो एनिमल्स होते हैं, सारे के सारे जो होते हैं वो आपके एरोबिक नहीं होते, मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं कर सकते। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोबिक हो सकते हैं, व्हाइल अदर द रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट हो सकती है। अब ऑब्लिगेट अगर आपको कहीं पढ़ा हुआ याद आ रहा हो तो बता सकते हो, मैं नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस के अंदर आपने पढ़ा था ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी 100% पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट एनएरोबिक का मतलब हो गया 100% एनएरोबिक होंगे, ये कभी भी ऑक्सीजन का यूज करेंगे ही नहीं। फैकल्टेटिव का क्या मतलब हो गया, फैकल्टेटिव का मतलब आप ये मान लीजिए फॉल्स। फैकल्टेटिव FA फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि जब एनएरोबिक कंडीशन होगी तब वो कुछ और करेंगे, और जब एरोबिक कंडीशन होगी तब वो वापस से ऑक्सीजन का यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ये यहाँ पर एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, देखिए इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी। ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर था, वहाँ पर भी हमने बात की थी एंजाइम्स के अंदर कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप में अलग अलग डिफरेंट एंजाइम्स वहाँ पे यूज होते हैं। तो वो यहाँ पर आ रहा है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जो पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगी ग्लूकोज को, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं, पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज का विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी यूज नहीं होता है। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, और यहाँ पर ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ओके, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। अब वह सबसे पहले देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस का जो वर्ड है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है, शुगर होता है, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। यानी जो शुगर है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये किसने दी थी, ये जो स्कीम है ये सारा कुछ किसने बताया था, तो इसमें 3 साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहले तो आए थे गस्टव एम्बेडन, सेकंड आए थे ओटो मेयरहोफ, एंड थर्ड आए थे जे पार्नस। इनका जो सरनेम है उसी से इनको ये बोला जाता है क्या, EMP पाथवे।
गस्ट ऑफ एम्डेन से ई आ गया, फिर यहाँ से एम आ गया और यहाँ से पी आ गया, तो इसको लिए इसको क्या और नाम दिया जाता है, EMP पाथवे भी दिया जाता है। AIPMT में क्वेश्चन आया था, उसमें EMP पाथवे करके पूछा गया था, इन EMP पाथवे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हमने बात की थी, चाहे वो फैकल्टेटिव हो चाहे वो ऑब्लिगेट हो, वहां पर क्या होता है, जब एनएरोबिक कंडीशन होती है तो ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है ये भी कंप्लीटली एक क्या होती है, एनएरोबिक प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। देखिए, इन एनएरोबिक ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, जो एनएरोबिक होते हैं उनमें केवल यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी को बनाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो होगा आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। हमने बात की रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, वो प्रेजेंट होता है। अब सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे होती नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का। और कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके, पायरुविक एसिड के। अब ये जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो आप समझिए ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अगर 6 कार्बन कंपाउंड है तो वहाँ पे 3 कार्बन के कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, तभी तो वो 6 कार्बन होगा। तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जन्नोस अभी कुछ भी नहीं होता, केवल ब्रोक डाउन हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये ग्लूकोज आता कहाँ है, ये जो सुक्रोज है जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है वहां से आता है ग्लूकोज, जिसको स्टोर किया जाता है। अब हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को समझेंगे। पहले मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास जो बना था फोटोसिंथेसिस से, वो क्या बना था, हमारा सुक्रोज बना था। क्या बना था, सुक्रोज। अब सुक्रोज को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में जब हम करेंगे तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा, इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा, इन्वर्टेज। जो सुक्रोज है उसको ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ये इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। यहाँ पर हमारा सिंपल पहला प्रोसेस हो जाता है। अब ध्यान से समझते जाइए, पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, फिर जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी रीड कर लेंगे। बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारा एंजाइम वाला पोर्शन था पेज नंबर 155 पे बायोमोलिक्यूल में, वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे 10 ही एंजाइम्स होते हैं। हर एक जो आपका प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ये एनसीईआरटी की ही वर्डिंग है। क्लियर है, तो ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब सिंपल समझिए, एटीपी यहाँ पे यूज होगी, 2 एटीपी यूज होगी। पहली एटीपी यहाँ पे यूज हो रही है। एटीपी जब यूज होती है तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब ये कन्वर्ट होगी, यूज होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडिनो डाइफॉस्फेट में। इसका मतलब जो ट्राई में 3 फॉस्फेट थे, डाई में 2 फॉस्फेट थे, तो 1 फॉस्फेट कहाँ चला गया, इस ग्लूकोज के पास, तो यहाँ पे नाम आ गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, आइसोमर्स होता है। यहाँ पे आइसोमराइज कंडीशन होती है। क्या होती है, आइसोमराइज। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन वगैरह जो आपका केमिकल फॉर्मूला वो सेम ही है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे आइसोमराइज हो जाती है। तो ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो गई है। उसके बाद में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसमें वापिस एक एटीपी यूज होती है। अब वापिस यहाँ पे एक और एटीपी अगर यूज होगी तो एक और फॉस्फेट आएगा। क्या आएगा, एक और फॉस्फेट आएगा, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया। बाइफॉस्फेट क्यों हो गया, क्योंकि समझिए यहाँ से जब एटीपी ब्रेकडाउन हुई तो ट्राइफॉस्फेट से जब डाइफॉस में कन्वर्ट हुई तो एक फॉस्फेट और यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर हो गया, ये फॉस्फेट कहाँ से आए, ओके। तो ग्लूकोज से एक फॉस्फेट यहाँ पे आया, जब एटीपी यूज हुई फिर यहाँ पे ये आइसोमरेज हो गया, फिर यहाँ पर एक और फॉस्फेट आ गया, तो ये नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये तो 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है 2 कंपाउंड के अंदर। किसको, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को। अब ये जो ट्राइयोज फॉस्फेट लिखा है ना, ट्राइयोज का मतलब है ये कार्बन ट्राइयोज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड, एक ये बन जाता है और एक ये 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट में ये जो 6C चलता आ रहा है ना, ये बता रहा है कार्बन, यानी 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन। यहाँ पे कितने हो गए, 3 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स होते हैं वो बन जाते हैं।
इसलिए इसको ट्राइयोज फॉस्फेट बोला गया। ट्राइयोज का मतलब है 3 कार्बन वाले फॉस्फेट वाले जो मूल। पहले का नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सेकंड वाले का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर जो 3 कार्बन कंपाउंड है दोनों के दोनों, जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज में आइसोमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या होता है? आइसोमराइजेशन होता है। इसलिए यहाँ पर ये कन्वर्टेबल है आइसोमराइजेशन, यानी इससे एक ये कंपाउंड बनाता है, एक ये कंपाउंड बनाता है, आइसोमराइजेशन होकर फाइनल ये कंपाउंड बन जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो है वो आइसोमराइजेशन चल रही होती है, यहाँ पे भी आइसोमर्स एंजाइम होता है। तो यहाँ पर जब ये आपका कंपाउंड वापस इसमें बन जाता है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ इसमें बन जाता है, तो ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसको हम बोलते हैं PGAL, यानी फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसको क्या बोला जाता है? PGAL बोला जाता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसको PGAL बोला है। अब ये जो PGAL है, ओके, जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? NAD जो है वो यहाँ पर आपका NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए सारे ये कंपाउंड भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल इस टाइप के 3 कार्बन वाले जो कंपाउंड है वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लीकेशन क्यों दिया है? क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड वाले 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन को मेंटेन करना है। क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पे जो PGL है, जो आपका ग्लिसरैल्डिहाइड है, वो आपका यहाँ से NAD से NADH में कन्वर्ट होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके यहाँ पर एक और क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या जो था हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था ना, वो हमारा बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का नाम दे दिया गया BPGA, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर ये BPGA एनसीईआरटी इसको बोलती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर याद रखना है, जो PGAL था ना हमारा फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यहाँ से जब BPGA में तो एक NAD जो वो एक NADH में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? जो NAD होता है, अगर आपको याद है लास्ट वाला चैप्टर जहाँ पे हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पर जो NAD होता है वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट किया जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे NAD जो NADH में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो हमारा क्या बन गया? क्या बन गया? BPGA, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जब ये बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? एक इसमें से जो फॉस्फेट है उसको यूज किया जाएगा और ADP से ATP बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ADP से ATP बना लेंगे। यहाँ पर हमारी एक ATP बन रही है, 2 ATP बन रही है? प्लीज मुझे जरूर बताएं। अगर नहीं बता पा रहे मैं खुद ही बता देता हूं, क्योंकि क्विक रिवीजन वाला है। तो देखिए कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में एक ATP, तो 2 मॉलिक्यूल में कितनी ATP? 2 ATP बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर दिखाया एक ही ATP है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 जो है वो ट्राइयोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब 2 बात करें कि 2 बन रहे हैं, बट हम एक मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ना, एक फॉस्फेट चला गया तो अब कितना? एक ही फॉस्फेट बच जाएगा। यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, अब यहाँ पे एक फॉस्फेट तो ATP बनाने में चला गया, तो यहाँ पे देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। यहाँ पे बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो फॉस्फोग्लिसरिक क्यों? क्योंकि एक जो फॉस्फेट था वो इस ATP को बनाने में चला गया। क्लियर है? उसके बाद में जो आपका फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और फोस्फोग्लिसरेट जो होता है वो फोस्फोएनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो आपका फोस्फोग्लिसरेट से जो फोस्फोएनोल पाइरुवेट में यहाँ पर आपका वाटर जो होता है वो रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो ये हमारा फोस्फोएनोल पाइरुवेट है, इसको पेप बोला जाता है। फोस्फोएनोल पाइरुवेट, इसको क्या बोला जाता है? पेप बोला जाता है। और ये जो पेप है वो कन्वर्ट होता है किसमें? पाइरुविक एसिड में। तो उस टाइम पे जो इसमें फोस्फो लगा हुआ है, जो फोस्फोएनोल पाइरुवेट के अंदर जो फोस्फो लगा हुआ है, एक और फॉस्फेट यहाँ पे यूज हो जाता है, एक और ATP बनाई जाती है और यहाँ पे बन जाता है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार आप लिख के नोटबुक के अंदर और फिर बिल्कुल सारी बुक बंद करके और लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको और अच्छे से ये याद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल बना लिए पाइरुविक एसिड के। कितने कार्बन कंपाउंड के? 3 कार्बन कंपाउंड के। ये स्टेप यहाँ पे चलता रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक ATP यहाँ पर यूज हो रही थी, एक ATP यहाँ पे यूज हो रही थी, टोटल 2 यूज हो गई। कितनी हो गई? 2 यूज हो गई।
अब क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटीपी बन रही थी, दो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे दो एटीपी यहाँ पे बन गई और दो एटीपी यहाँ पे बन गई, तो टोटल 4 एटीपी बनी, ठीक है। और उसमें से 2 एटीपी जो था वो यहीं की यहीं यूज हो गई, तो नेट गेन जो हुआ 2 एटीपी का हुआ, किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। जो भी एनएरोबिक वाले होते हैं उसमें केवल 2 एटीपी बनती है। अब हम चलते हैं जो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ। देखिए सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज बाय फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ रहा था, इन्वर्टेज, क्लियर है। एंड 2 मोनोसेक्राइड डेडली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, और ये जो आपका ग्लूकोज है ये कहाँ पे जाएगा, अब ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फोस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। नीट में आपका क्वेश्चन आ चुका है, पहले बता देता हूं, हेक्सोकाइनेज वाला। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करें तो ये हेक्सोकाइनेज यहाँ पे एंजाइम होता है और एक एटीपी का यूज होता है, क्लियर हो गया। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेज, ये जो आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये आइसोमराइज हो जाती है किसको प्रोड्यूस करने में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम है बस स्ट्रक्चर में चेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमराइज। अब यहाँ पर ये हो गए आपके 2 स्टेप्स। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम, ये लगभग सेम है। वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझाया। इन ग्लाइकोलाइसिस चेन ऑफ 10 रिएक्शन, तो मैंने बताया था टोटल कितनी रिएक्शन, 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, और वो 10 ही एंजाइम होते हैं जो बायोमोलिक्यूल पेज नंबर 155 पे लिखा भी हुआ है। टेक प्लेस टू पायरुवेट फॉर्म टू ग्लूकोज, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, पायरुवेट बनाया जाएगा। वाइल द स्टडिंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्लीज नोट दैट द स्टेप्स इन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, एटीपी कहाँ पे यूज हुआ वो आपको याद करना है, और एनएडीएच कहाँ पे बना ये भी आपको बताना है, तो कहाँ पे एटीपी बनी और कहाँ पे नहीं ये मैंने आपको बता चुका हूँ। एटीपी इज यूटिलाइज 2 स्टेप, 2 जगह एटीपी यूटिलाइज हुआ। पहला कौन सा था, जब हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे थे। सेकंड कौन सा था, जब फ्रुक्टोज से हम फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना रहे थे, तब ये 2 स्टेप थे जहाँ पे एटीपी का यूज हुआ, क्लियर हो गया। ये इन्होंने खुद ही बना दिया है। अब जो बताया था वही लिखा हुआ है, देखिए अब जो बाईफॉस्फेट फ्रक्टोज था वो स्प्लिट हो गया इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड PGAL, मैंने ये बताया था, ये जो आपका इसको क्या बोला गया है, PGAL बोला गया है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, क्लियर है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इसको PGAL बोला गया है। और एक आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये रहा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये कितने मॉलिक्यूल इसमें स्प्लिट हो गया, कौन आपका, फ्रक्टोज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH इज फॉर्म फ्रॉम NAD, तो यहीं पे हमारा NAD, ये जो है NADH में बनने वाला यही हमारा प्रोसेस है जहाँ पे ये बन रहा है, ये इन्होंने बताया है। दिस इज व्हेन द 3 फॉस्फो यानी PGAL जो इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 फॉस्फो, यानी इसको BPGA बोला गया, इसको क्या बोला गया, BPGA बोला गया, और इसको PGAL बोला गया। ये आपको याद रखना है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ सकता है नीट में, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद में क्या होता है, देखिए 2 redox equivalent are removed, यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 redox equivalent are removed in the form of 2 hydrogen atom। अब देखो क्या इन्होंने खेला है गेम, इन्होंने ये गेम खेला है कि यहाँ पर एक दिखाया तो एक है कि NAD, अब आप ही देखो एक NAD के पास में एक H+ प्रोटॉन आएगा तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 NADH बनेंगे। ये इन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है, यहाँ पर यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। जो और NAD जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और सेलुलर रेस्पिरेशन से पूछा गया था क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर ये PGL जो ऑक्सीडाइज होकर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ टू गेट कन्वर्टेड टू BPGA, यही मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका प्रोसेस था जहाँ पे PGL था, ये फॉस्फेट, यहाँ पे बाईफॉस्फेट लिखा है, यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट था, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आया था आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया था, यहाँ पे लिखा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया था, उसकी वजह से ये बाईफॉस्फेट यहाँ पे आ गया है, यही इन्होंने की बात कही है। फिर ये जो BPG है वो PGA के कन्वर्ट होता है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिक एसिड है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको PGA बोला गया, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सिंपल बोला गया, PGA बोला गया है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक आपका एनर्जी जो वो प्रोड्यूस हो रही है एटीपी के फॉर्म में, दिस एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, अनदर एटीपी जो वो सिंथेसाइज हो रही है, जहाँ पे पेप पायरुवेटिक, इसको बोला गया पेप जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फॉस्फो एनोल पायरुवेट। तब अब यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली, तो देखिए टोटल जो वो 4 एटीपी जो है वो आपके बनते हैं, 2 यहाँ बनती है, 2 यहाँ में बनते हैं, टोटल 4 एटीपी बनते हैं, बट उसमें से 2 जो वो यूज हो जाते हैं। तो नेट अगर पूछे ना, नेट गेन कितना हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो 2 एटीपी हुआ, क्लियर है। और टोटल पूछे तो टोटल 4 एटीपी बने हैं।
ओके, अब यहाँ पर जो हमारा नेट प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि ये जो पायरुविक एसिड है यहाँ पर ये किस किस में जाएगा। अब ये जब ये पायरुविक एसिड बन जाता है तो उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है देयर आर 3 मेजर वेज, 3 अलग अलग वेज है जिसके द्वारा ये पायरुविक एसिड जो होता है उसको हैंडल किया जाता है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी यहाँ पे लैक्टिक एसिड का बनाया जाएगा। सेकंड है एल्कोहल फर्मेंटेशन, यहाँ पे सेकंड क्या हो सकता है, एल्कोहल फर्मेंटेशन। और थर्ड होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहल फर्मेंटेशन यहाँ पे कहीं पर भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पर जो एटीपी है वो बहुत कम बनती है, एनर्जी बहुत कम बनती है। एरोबिक के अंदर आपकी ऑक्सीजन यूज होती है जनरली, तो वहाँ पे ज़्यादा एटीपी बनेगी। अब लिखा भी है देखिए, फर्मेंटेशन टेक प्लेस, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे एल्कोहल फर्मेंटेशन हो, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये ज़्यादातर किस में मिलती है, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर मिलती है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 H2O हाउएवर ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट क्रेब साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर यहाँ पर तो पार्शियली जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, अगर हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें क्रेब साइकिल जो है वो भी उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट के अंदर होती है, यहाँ पर भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लूकोज का, किस कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में, और यहाँ पर पायरुविक एसिड वो कन्वर्ट किया जाएगा CO2 एंड इथेनॉल में। तो ये CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस है, इसका मतलब ये क्या है, एल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करें। यहाँ पे लिखा गया एंजाइम पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डी हाइड्रोजनेज जो वो कैटेलाइज करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चीजें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर 2 एरो लगाई है, ये जानबूझ के लगाई गई है, ऐसा नहीं है कि उनके मन में आ गया कि ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। तो आप ये सोचिए यहाँ पे इतनी लॉन्ग एरो जो वो सिंगल लगाई हो, यहाँ पे डबल लगाई है। यहाँ पर सिंगल स्टेप में नहीं होता है कि पायरुविक एसिड सिंगल स्टेप में एथेनॉल और CO2 में चला जाता है, 2 अलग अलग में जाता है। इसीलिए यहाँ पे पहले पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज यूज होता है, देन एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यूज होता है, तब जाके इथेनॉल बनता है। इसलिए यहाँ पे एंजाइम भी 2 लिखी है और एरो भी 2 लगाई है। NCERT बहुत समझदार है, ठीक है ना, इतनी बेवकूफ नहीं है, एक एक डायग्राम बहुत अच्छे से समझ के करना होगा आपको। तो यही इन्होंने यहाँ पर बता भी दिया है। उसके बाद में ये तो हो गया किसके बारे में, हमारा जो एल्कोहल फर्मेंटेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में, तो वो पायरुविक एसिड से जब बनता है, जैसे वो बनता किसमें, वो मसल्स में बनता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो वो कम हो जाती है, तब वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड के अंदर बनता है, और वहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोनेज। इसीलिए यहाँ पे देखिए लैक्टेट डिहाइड्रोनेज के अंदर केवल एक ही एरो लगाइए, यानी डायरेक्ट वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा द रिड्यूसिंग एजेंट NADH जो है वो रीऑक्सीडाइज होकर NAD में हो जाते हैं इन बोथ द प्रोसेस। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आपका NADH है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD इसमें भी और इसमें भी। क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है देखिए, इन बोथ द लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ग्लूकोज जो है वो 100% एनर्जी रिलीज करता है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में 2 फर्मेंटेशन वाले हैं, वहाँ पर केवल 7% एनर्जी ही ग्लूकोज की निकल पाती है, बाकी नहीं निकल पाती है। देखिए less than 7% of the energy in glucose is released and not all of its trapped is high energy bond of ATP। तो यानी लेस देन 7% एनर्जी जो होती है ग्लूकोज की वही रिलीज होती है, और वो भी सारी की सारी ATP बना नहीं पाती है। तो यहाँ पर केवल और केवल जो ग्लाइकोलाइसिस वाली जो 2 ATP बनी है, नेट 2 ATP वही रहती है, और कोई ATP बनती भी नहीं है इसके अंदर, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत कम एनर्जी बनती है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हाजार्डस। हाजार्डस का मतलब क्या है, चाहे वो लैक्टिक एसिड बनना या एल्कोहल बनना, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। अब पूछा व्हाट इज द नेट ATP, बता चुका हूँ 2 ATP, वो ग्लाइकोलाइसिस से वाला कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे ये बोला है व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू एल्कोहल लैक्टिक एसिड ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीच द। जो ईस्ट के अंदर क्या हो रही होती है, आपकी जो एल्कोहल फर्मेंटेशन हो रही होती है, तो एल्कोहल फर्मेंटेशन जब 13% पहुंच जाती है, तो वो खुद ही जो है वो पॉइजन बना के और खुद की डेथ कर लेते हैं। तो अब पूछा भी यही क्वेश्चन है, ये बता दिया पहले आंसर, फिर पूछ रहे हैं व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दैट नेचुरल 13%। भाई तुमने ही तो बताया कि 13% से ज़्यादा होगी, पॉइजन होगी, खुद की डेथ हो जाएगी, तो नेचुरल में तो 13% ही रहेगी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करवानी है तो एरोबिक होगा, वो होता है यूकैरियोटिक में। इन यूकैरियोटिक दिस स्टेप्स टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर O2 एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर लार्ज ATP बनाती है, द प्रोसेस दैट लीड्स टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसके
किसके अंदर होगा, एरोबिक के अंदर ही होगा, ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे CO2 और वाटर वगैरह रिलीज हो जाएगी और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करवानी है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ओके, तो ये जो हमारा लैक्टिक एसिड वाला है, आप देखोगे कि यहाँ पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, बट केवल लैक्टिक एसिड वाला ऐसा है जहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं हो रही है। और यहाँ से हमारा AIPMT 2008 में, 2010 में और नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे केवल यही प्रोसेस है जहाँ पे CO2 नहीं हो रहा है। एरोबिक में भी CO2 रिलीज होगी और आपका इथेनॉल वाले फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, ये विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना है, जिसको पायरुवेट भी बोलते हैं, उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, साइटोप्लाज्मा के सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर किया जाएगा। बट यहाँ पे कुछ क्रूशियल इवेंट दिए हुए हैं, उनकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो ये पायरुवेट है इसको कंप्लीट जो है वो ऑक्सीडेशन किया जाएगा, इसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम वगैरह है उनको रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा जो CO2 है उसको भी रिमूव किया जाएगा, केवल CO2 बच जाएगी और जो हाइड्रोजन एटम है वो सारे चले जाएंगे। पायरुविक एसिड हमारे सामने कई बार आ चुका है। अगर आपको इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COCOOH, और अगर हम इसको सिंपल लिखें तो C3H4O3 होता है। अब आपके एक मन में डाउट आएगा, उसको भी क्लियर करते हैं। आप कहोगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो है वो पायरुविक एसिड बना, यानी C3H4O3 के 2 मॉलिक्यूल बने, बट ग्लूकोज में होते हैं C6H12O6। तो अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो आ रहा है C6H8O6। तो ये जो हमारे 12 हाइड्रोजन है, इसमें से यहाँ पर तो केवल 8 बचे हैं, तो बाकी वो 4 हाइड्रोजन कहाँ गए। तो अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपके यहाँ गए कि यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे H2O रिमूव हुआ फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोएनोल में बनने में, तो यहाँ पर H2 रिमूव हुआ 1 और 2 बार रिमूव हुआ। अगर 2H2O रिमूव हुआ तो इसको करोगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो गए, जो वो 4 हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पायरुवेटिक में ये जो हम बोल रहे हैं कि ये C3H4O3 है, तो वो हाइड्रोजन कहाँ गए, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। इसके अलावा देखिए आगे लिखा है, द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूविंग एज द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। ये जो हाइड्रोजन बाकी जो बचे हैं, अब भी ये जो C3H4O3 हाइड्रोजन बचे हैं, इसको जब रिमूव करेंगे तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लेके क्या बना लेगी, H2O बना लेगी, हाइड्रोजन बना लेगी, और इससे जो एनर्जी होगी उससे ATP का सिंथेसाइज करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे 2 प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। पहला प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। सेकंड प्रोसेस जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। यानी ये फर्स्ट प्रोसेस TCA साइकिल की बात कर रहा है, जिसको क्रेब साइकिल बोलते हैं, एंड सेकंड जो प्रोसेस है वो किसकी बात कर रहा है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा है, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ये 2 प्रोसेस इनकी बात कर रहा है। तो ETS जो होगा वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, TCA जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। अब अगर आपको ये मैट्रिक्स वगैरह नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको जो है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग इस इनर मेम्ब्रेन पे होगा सेकंड स्टेप, और ये जो अंदर वाला होता है इसको मैट्रिक्स, इसमें होगा ये। अब हम बात करते हैं आगे प्रोसेस की। अब आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हमने बनाया पायरुविक एसिड। क्लियर है। पायरुविक एसिड ये बना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अब जैसे ही ये जो पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाता है, तो यहाँ पर हम पायरुविक एसिड अब यूज नहीं करेंगे, अब यूज करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A। किसको यूज करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A होता है, ये होता है आपका 2 कार्बन कंपाउंड, और ये हमारा पायरुविक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ओहो, इसका मतलब हमें एक और कार्बन यहाँ से निकालना पड़ेगा, और वो निकलेगा CO2 की फॉर्म में। ओके, तो अगर 2 कार्बन प्लस ये 1 कार्बन हो जाए तो 8 जाता है 3 कार्बन।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पायरुविक एसिड आया है इसको निकालेंगे, यहाँ से एक कार्बन को निकालेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, को एंजाइम्स यूज करेंगे। अब को एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल का को फैक्टर वाला जो लास्ट का हेडिंग वाला है, जहाँ से 2017-19 में क्वेश्चन है, वो आपको याद रखना होगा। क्यों एंजाइम्स हम दो यूज करेंगे, NAD+ और को एंजाइम ए। अगर अब भी आपको नहीं आता है NAD की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे लिख रखी है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, निकोटीन एमाइड एरिनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, वहाँ पे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में देख लेना। तो अब हम क्या करें, जो पायरुविक एसिड है उसको एसिटाइल को एंजाइम में करें और ये सारा का सारा काम क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है वहां पे हो रहा है। अब हम क्या करें, कोएंजाइम ए ले रहे हैं और NAD+ ले रहे हैं। अब यहां से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। यहाँ पे पूछा गया था कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो कौन सा आयन यूज होता है। यहाँ पे देखिए कौन सा आयन है, Mg2+, कौन सा आयन है, मैग्नीशियम आयन है। तो यही पूछा गया था कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम में बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एक कार्बन को रिमूव करता है, तो वहां पे उसके साथ में और कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम, Mg2+। यहां से जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए थे वो मैग्नीशियम, ऐसे आयरन ऐसे करके दिए गए थे, तो इतना इंपॉर्टेंट होता है। आप कई बार तो ये रिएक्शन भी छोड़ देते हो, समझते ही नहीं हो। तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे होगा क्या, हम सिंपल देखिए, पायरुविक एसिड है उसको एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर देंगे, एक CO2 एक कार्बन जो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये जो NAD है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे NADH के अंदर। अब आप ध्यान रखें हमारे पास कितने पायरुविक एसिड बने थे, 2 पायरुविक एसिड बने थे। कितने बने थे, 2 पायरुविक एसिड बने थे। तो एसिटाइल एंजाइम में भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब जब ये एसिटाइल को एंजाइम है इसको हम नेक्स्ट साइकिल में देके जाएंगे, जिसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, जिसको हैंस क्रेब ने सबसे पहली बार इसको बताया था। जो लिख रखा है देखिए, विच इज फाउंड बाय द, जो पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट से बना था इन द साइटोसोल, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाता है तो वहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन को रिमूव करना बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। ये पायरुवेटिक डीहाइड्रोजिनेज है। यहां पर देखिए, द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम। ये जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है इसको सेवरल कोएंजाइम भी चाहिए, जैसे आपका इंक्लूडिंग NAD या फिर कोएंजाइम ए, ये जो वो उसको चाहिए। क्लियर है। अब यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है देखिए, लिखा हुआ है साफ साफ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस। ये कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसीलिए मैंने बोला था, क्योंकि 1 ग्लूकोज से ये 2 बने थे, तो ये भी एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 बनेंगे और NADH भी 2 बनेंगे, CO2 भी 2 बनेंगे। सिंपल है, ये चीज क्लियर आ रही है। ओके, आगे लिखा है देखिए, प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस द एसिटाइल कोएंजाइम देन एंटर द साइक्लिक पाथवे। ये एक साइक्लिक पाथवे में जाएगा जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कॉमनली उसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ये किसने बताया था, हैंस क्रेब ने बताया था सबसे पहली बार। ये चीज क्लियर होगी। अभी तक आपको ये समझ में आ गया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से हमने जो वो पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर जितने भी कार्बन है, हमारा मेन मकसद है कार्बन को रिमूव करना, तो वो हम रिमूव करेंगे। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर हम क्या करेंगे, कार्बन का रिमूव करेंगे। द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड द सिट्रिक एसिड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिर यहाँ पर हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पायरुविक एसिड वाला क्या है। ये जो रिएक्शन है ये अभी पढ़ के आए हैं, ये मैट्रिक्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये रिएक्शन भी मैट्रिक्स में ही होती है। ये इनर मेम्ब्रेन में नहीं होती। इनर मेम्ब्रेन में केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS होगा, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ध्यान से समझना। यहाँ से पायरुविक एसिड से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। ये देखिए 3 कार्बन है, ये कितना है, 2 कार्बन है। यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड है तो वो कोएंजाइम ए बन गया एसिटाइल, और ये एक NADH बन गया और एक CO2 रिमूव हो गई। यह चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पर ये जो है वो एक साइक्लिक पाथवे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल। साइकिल का मतलब ही होता है जो आपका बार बार रिपीट होता रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक कार्बन होता है, एक जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं OAA, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये आप फोटोसिंथेसिस वाले में भी पढ़ चुके थे C4 के अंदर, बट हम उसकी बात नहीं करें, ये अलग चीज है। यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर ये कंपाउंड आता है कितना, 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड क्या करता है, एसिटाइल को एंजाइम के साथ में अटैच करता है। क्या करता है, अटैच करता है। 4 + 2 कार्बन, 4 कार्बन ऑक्सिलो एसिटिक, एसिटाइल को एंजाइम वाला 2 कार्बन, तो टोटल कितने बनने चाहिए, 6 कार्बन कंपाउंड बनने चाहिए। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं 6 कार्बन कंपाउंड, जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर हो गया।
ओके उसके बाद में ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। किस में कन्वर्ट होता है? आइसोसिट्रेट में। अब जब ये सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है उसके बाद ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। किसमें? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। अब जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है वो कितना कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड है। और 5 कार्बन कंपाउंड है तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिट्रिक एसिड 6 कार्बन था, 5 कार्बन था, तो एक कार्बन निकलेगा, वो किसकी फॉर्म में निकल जाएगा? CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर हो गया? ओके उसके बाद में यहाँ पर जो 5 कार्बन कंपाउंड हो गया अल्फा कीटा ग्लूटरिक एसिड। अब अल्फा कीटा ग्लूटरिक एसिड से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये सक्सिनिक एसिड नहीं है। उसके बाद एक और कंपाउंड बनता है यहाँ पर, इसके बीच में ये लिखा हुआ है बट यहाँ पर टेबल में नहीं बनाया हुआ है। एनसीईआरटी ने लिखा है, देखिए, एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ये बनता है यहाँ पर। क्लियर है? लेकिन इन्होंने जो है वो डायग्राम में नहीं बनाया, तो यहीं पे आपको कंफ्यूज कर देंगे और डायग्राम अगर सिंपल पढ़ के चले गए तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो वो बनाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है तो वो भी सक्सिनाइल कोएंजाइम में होता है 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर भी इसका मतलब एक और CO2 रिलीज हो गई, और ये CO2 जब रिलीज हो रही है तो यहाँ पे आप देखोगे कि NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी NADH का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर भी NADH का फॉर्मेशन हुआ। जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है सक्सिनिक एसिड तो यहाँ पर बनता है GTP, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका नीट 2017 और नीट 2020 में पूछा गया था। ध्यान से देखिए, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बना रहे हैं तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप ये कहोगे मैंने ATP पढ़ा था, ये GTP क्या आ गया? कि सिंपल कुछ नहीं है, देखिए वो दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड थे। ADP की फुल फॉर्म क्या थी? ATP की एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और GTP की क्या है? ज्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल है और कुछ नहीं है। अब ये GTP जो बनता है ये कब बनता है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है। तो अब सक्सिनिक एसिड जो वो 4 कार्बन कंपाउंड आपका, और ये जो GTP बनती है ना, GTP बनती है, ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिख रखा है। देखिए, इन ए कपल्ड रिएक्शन GTP वापस GTP में कन्वर्ट होती है और उसी के साथ में जो वो ATP बना लेती है। उसी टाइम क्या होता है? जो GTP होता है वो आपका फॉस्फेट को लाता है। GTP किसको ले आया? फॉस्फेट को ले आया। अब ज्वेनोसाइन कहता है कि भाई मेरे को ये फॉस्फेट नहीं रखना है, मेरे को ट्राइफॉस्फेट नहीं चाहिए, तो ADP कहता है कि भैया मेरे को दे दो, मैं ATP बना लेता हूँ। तो ये फॉस्फेट जो एडिनोसाइन को दे के उसी टाइम और ATP बना लेता है। ज्वेनोसाइन केवल उस टाइम ला रहा होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। GTP जो है वो फॉस्फेट ला के ATP को पकड़ा देता है उसी टाइम और वो ATP बना लेता है। बट टेबल के अंदर में ये GTP ही याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो आगे अलग प्रोसेस है, वहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ AT फ्रॉम GTP। अब ये जो आपका सक्सिनिक एसिड है 4 कार्बन कंपाउंड, ये मैलिक एसिड को बनाता है। एक्चुअल में ये इससे पहले फ्यूमरिक एसिड को बनाता है। किसको बनाता है? फ्यूमरिक एसिड, जिसको फ्यूमरेट भी बोलते हैं। और उस टाइम पे आपका FAD जो होता है वो FADH2 बनता है। अब आप ये कहोगे हमने NADH2 पढ़ा था, ये FADH2 क्या आ गया? NAD की फुल फॉर्म थी निकोटिन एमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये FAD क्या है? FAD होता है आपका फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी निकोटिन एमाइड की जगह केवल फ्लेविन आया है। दोनों के दोनों जो होते हैं, चाहे वो FAD हो चाहे NAD हो, दोनों के दोनों होते हैं कोफैक्टर। दोनों के दोनों क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद में बन जाता है फ्यूमरिक एसिड, देन बनता है मेलिक एसिड। मेलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है। मेलिक एसिड आपका बना लेता है ऑक्सिलो एसिडिक एसिड, और वहां पे भी वापस एक बनता है NADH। अब ये ऑक्सिलो एसिडिक एसिड जो वापस एक एसिटाइल कोएंजाइम को पकड़ता है और ऐसे चलता रहता है। अब ध्यान से समझिए, मैं कुछ और बता रहा हूँ, ये चीज तो आपको समझ में आ गई यहाँ पे जो लिखा हुआ है। इसके अलावा जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड थे? 2। एसिटाइल कोएंजाइम के भी कितने बनेंगे? 2। तो एक टाइम पे ये चल रहा है तो 2 मॉलिक्यूल से सब कुछ क्या हो जाएगा? डबल 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल 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 हो जाएगा। तो यहां पर NADH कितना बना? एक बार यहां बना, एक बार यहां बना 2, एक बार यहां बना 3। अब TCA साइकिल में आपसे पूछे कि जो एक पायरुविक एसिड अगर की बात करें, एक पायरुविक एसिड्स की अगर बात करें तो टोटल कितने बन रहे हैं? TCA साइकिल की बात कर रहा हूं मैं केवल, तो यहां पर कितने बन रहे हैं? 3। पर अगर वो पूछ ले ग्लूकोज से कितने बन रहे हैं, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कितने बने? 2। तो ये सारे कितने हो जाएंगे? इनटू 2। तो टोटल कितने बने? 6FNADH बने। कितने बने? 6NADH बने। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो NADH है यही आगे जाके ATP बनाएगा, और इसी का सब कुछ हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अब बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन थे? देखो, ग्लूकोज था आपका 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज से बने पायरुविक एसिड जिसके पास कितना था? 3 कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब पायरुविक एसिड से हमें 3 कार्बन निकालने और उससे अलावा कुछ नहीं करना ना। ओके, ध्यान रखना। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना 1 कार्बन कंपाउंड, या निकाल दिया।
जब सिट्रिक एसिड से बना तो एक और कार्बन यहाँ निकाल दिया, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रिक से सक्सिनिक बना, एक कार्बन और ये निकाल दिया। कितने कार्बन निकाल दिए? 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, तो ये 3 कार्बन निकाल दिए ना। तो पायरुविक एसिड के जो 3 कार्बन थे वो तो 3 कार्बन निकाल दिए। तो यहाँ पर केवल हमारे पास जो है वो CO2 जितनी भी निकालनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे निकल चुकी है। जो ग्लूकोज से हम बना रहे थे कि ये इक्वेशन लिखते हैं ना C6H12O6, तो इससे जो भी CO2 निकालनी है वो तो निकाल चुके हैं। अब समझा गया? अब हमें केवल H2O बनाना है और उस एनर्जी जितनी भी बनी है उसको ट्रैप करना है। एनर्जी के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो TCA साइकिल है वहाँ पे टोटल TCA साइकिल के अंदर अगर हम बात करें तो वो बन रहे हमारे 6 NADH। कितने? 1 2 3 इंटू 2 मॉलिक्यूल है तो 6 NADH। कितनी ATP? ये GTP जो वो ATP तो बनाती है, तो एक मॉलिक्यूल से एक बना रही है तो 2 ATP बना लेगी। क्लियर है? और FADH2 एक बार एक बन रहा है तो 2 मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? 2 FADH2। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इन्होंने क्या किया? पायरुविक एसिड से NAD लिए, FAD लिए, H2O लिए, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिए और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में बता दिया। अब इन्होंने ये क्या बताया है मैं आपको सिंपल बताता हूं। देखिए इन्होंने पायरुविक एसिड लिया है ना, पायरुविक एसिड लिया, इसका मतलब इसमें TCA और जो इंटरमीडिएट रिएक्शन थी, जो ग्लाइकोलाइसिस और TCA के बीच में जो एक इंटरमीडिएट रिएक्शन जो हम पढ़ के आए थे पीछे, उन दोनों को मिक्स कर दिया है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखिए, 4 NAD बना दिए। कितने NAD बना दिए? 4 बना दिए। ध्यान से देखिए 4 कौन से बना दिए? क्योंकि TCA साइकिल के अंदर तो 1 2 और 3 थे और ये जो इंटरमीडिएट वाले के ये 1 था, इन सबको ऐड करके इसने क्या बना दिया है? इस रिएक्शन में 4 NADH बना दिए हैं और यहाँ पे FADH2 बना दिया है। और ATP कहाँ से आ गई? ये देखिए GTP। अब यहाँ पे आपको देखोगे कहीं नहीं है, GTP पूरी गायब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो GTP है वो कन्वर्ट हो जाती है ATP में। क्लियर हो गया? अब क्योंकि यहां पर ये पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास थे, तो यहाँ पे जो कार्बन है CO2 है वो कितनी रिलीज हो जाएगी? 6 CO2 रिलीज हो जाएगी। यही तो कर रहे थे हम, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वहां पे किर्प, जो स्टार्टिंग में रेस्पिरेशन के टाइम पे जो इक्वेशन पढ़ी थी वहां पे कितनी CO2 रिलीज करे थे? 6 CO2 रिलीज करे थे ग्लूकोज से, तो वो आपके 6 CO2 रिलीज हो गई है। यहाँ पर CO2 सारी रिलीज हो जाती है, वाटर अभी आगे जाके बनेगा। क्लियर है? क्योंकि 2 H2O तो हम बना चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में, बाकी जो बचते हैं वो आगे बनाएंगे। NADH को डबल कर देंगे तो ये 8 NADH हो जाएगा, FAD को कर देंगे 2 हो जाएगा, ATP को कर देंगे तो 2 ATP हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब हम इसको पढ़ लेते हैं जो जो TCA साइकिल में दिया। देखिए द TCA साइकिल कंडेंस विद एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सीजन OA के साथ में मिल गई एंड वाटर टू इल द सिट्रिक एसिड बनाती है। वाटर और इसके साथ में मिलके क्या बनाती है? सिट्रिक एसिड। रिएक्शन कैटेलाइज बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज आएगा जिसकी वजह से सिट्रिक एसिड बनता है। एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ कोल एंजाइम इज रिलीज्ड। कोएंजाइम ए को रिलीज क्यों किया गया है? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, उसमें से केवल एक ही मॉलिक्यूल को एक टाइम पे यूज कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये बोला है। सिट्रिक जो है वो आइसोमराइज हो जाती है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट जो होता है वो 2 सक्सिनिक स्टेप से डीकार्बोक्सिलेशन होता है और फॉर्मेशन बनाता है अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड का। यही हुआ है। देखिए यहाँ पर कोसिनाइल कोएंजाइम आया, 2 मॉलिक्यूल आ रहे थे, एक मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर भगा दिया, केवल एक ही यूज करेंगे, 6 मॉलिक्यूल है। ये सिट्रिक एसिड बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे आइसोसिट्रेट में और फिर आइसोसिट्रेट बना लेगा अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड। और कुछ भी नहीं बताया इन्होंने अलग से, यही चीज इन्होंने बताई है। क्लियर हो गया? अब ये जो आपका अल्फा कीटोग्लूट्रिक है वो उसके बाद में बनाता है किसको? सक्सिनाइल कोएंजाइम को। यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम नहीं दिया, यहाँ पे बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये लिखा है। इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइड सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू OOA फॉलोइंग द साइकिल ऑफ द कंटिन्यू। बाद में सक्सिनिक एसिड बनता है, देन फ्यूमेरेट, देन मैलिक एसिड, देन ऑक्सैलिक एसिड, ये यहाँ पे इन्होंने बताया। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, यहां पर ये देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, यानी यहां पर सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड बना रहे हैं, ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। ए कितना इंपॉर्टेंट होता है? ए का मतलब 1 होता है, ठीक है। और वहां पे क्वेश्चन कैसा पूछा गया? कितने मॉलिक्यूल GTP के बनेंगे? 1 2 3 4, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस सबस्ट्रेट लेवल इज फॉस्फोराइलेशन। ऑफ फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। यहाँ पे GTP डाइफॉस्फेट था, ट्राइफॉस्फेट हो गया, तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेशन।
आगे लिखा है इन ए कपल्ड रिएक्शन जीटीपी कन्वर्ट हो जाती है जीटीपी में, जो जीटीपी है उसको वापस जीटी में करते हैं और साइमल्टेनियसली एटीपी बन जाती है एडीपी से, क्योंकि ये जो फॉस्फेट लेके आया वो फॉस्फेट एडिनोसाइन ले लेता है जो यूनियोसाइन लेके आया था, बस वो। आगे लिखा है ऑल्सो देयर आर 3 पॉइंट इन द साइक्लिक वेयर द एनएडीज एनएडीएच में, यानी इसने बताया कि 1 2 3 होता है जहाँ पे एनएडी बनते हैं। 1 बोला है कि यहाँ पे एफएडी बनता है, मतलब ये बोला कि 1 जो है वो एफएडी बनता है, ये बताया इन्होंने। द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड इन द टीसीए साइकिल रिवायर द रिप्लेमेंट द ओए एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, बाद में ये ओए बनता है, ये वापस वही ले आता है, फिर वापस OA बनता है, फिर वापस ये लेता है, ऐसे साइकिल चलती रहती है, ये इन्होंने बताया है। समरी इन्होंने दे दी है जो मैंने आपको बता दी है। स्टिल इन्होंने बोला कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है CO2 में और 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन चुके हैं, 2 FADH बन चुके हैं। बता दिया ना क्यों 8 बोला इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 2 मॉलिक्यूल बने हैं। जब 2 मॉलिक्यूल होंगे तो ये 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 8 बन गए, 2 FADH बन गए और है बिन सिंथेसाइज कितने मॉलिक्यूल 2 जो है वो ATP के बन गए इन TCA साइकिल। अब समझ में आ गया इन्होंने ये सब कुछ क्यों बोला है। अब आपको आई होप ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब भी आप कह रहे हो कि यहाँ पे ATP बननी थी, लार्ज नंबर ऑफ ATP बननी थी, वो कहाँ है? तो वो जो NADH है ना, अभी ये जो NADH बनाए वही NADH जो है वो ATP बनाएगा और वो हम पढ़ेंगे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के अंदर। तो जो हमने क्रेब साइकिल के अंदर NADH और FADH2 बनाए थे, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस के हो चाहे वो क्रेब साइकिल के हो, अब उनसे हमें क्या बनाना है? ATP बनाना है। तो लिखा है द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर इन NADH एंड FADH2। अब सिंपल ये कैसे होगा, ये प्रोसेस कैसे होगा? देखिए, दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू द ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। यहाँ पर होगा क्या कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आगे पास किए जाएंगे और फिर वहां पर एक्सेप्ट होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल जो एक्सेप्टर होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आयन का, वो कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम चलेगा उसमें उसको ये बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका NADH और FADH2 है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, उसके बाद में उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए एंड इज प्रेजेंट इन द, ये कहाँ पर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2018 और 2019 दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि ETS जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आगे लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये तो हमें पता है क्योंकि ये क्रेब साइकिल के अंदर प्रोसेस चल रहा था जहाँ पे NADH जो है वो बना था। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड व्हेन NADH रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स 1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सिंपल समझिए। ये है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस और यहाँ पे होगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें हम, इसको थोड़ा सा जूम किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, आप तब समझ सकते हो। तो ये पहले मैं डायग्राम बताता हूँ फिर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल 4 कॉम्प्लेक्स होंगे ETS के अंदर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स 1 जिसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जहां पर जो सक्सिनेट है वो फ्यूमरेट बनता है। इसीलिए मैं बार बार आपको जो क्रेब साइकिल थी वहां पे ये बता रहा था कि सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट बनेगा देन मैलिक एसिड बनेगा, और सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनेगा तो FAD जो है वो FADH2 बनाएगा। वो वाला काम यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स 2 वाला, ठीक है। जो कि यहाँ पर तो इसने ये लिखा है बट जो क्रेब साइकिल थी NCERT में वहाँ नहीं लिखा था। तो ये छोटी छोटी कमियां मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स 3 जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम BC1, ये कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। एंड हमारा कॉम्प्लेक्स 4 कौन हो गया? साइटोक्रोम, ये हमारा C ऑक्सीडेज जो है वो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 4। और ये जो एटीपेज जो सिंथेज है, जो एटीपेज सिंथेज है जहाँ पे हमारा ATP सिंथेसिस हो रहा है, इसको NCERT बोलती है ये कॉम्प्लेक्स 5 है। तो पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाने चाहिए कि टोटल जो है वो ETS के अंदर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। 5th कॉम्प्लेक्स जो वो ATP सिंथेसिस उसको बोला गया। अब सिंपल समझिए होता क्या है। देखिए NADH है वो ब्रेक डाउन होगी NAD+ के अंदर, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेगी कहाँ पर? ये देख 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो ये पास करेंगे FMN को, फिर जो आपके आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ से होते हुए जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पास करेंगे यूबिक्यून। ये जो U क्या है इसको बोलते हैं यूबिक्यूनोन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसको यूबिक्यूनोन को पास करेंगे। फिर जो है वो हमारा जाएगा आगे, यूबिक्यूनोन जो है वो हाइड्रोजन लेगा
और ये इलेक्ट्रॉन आगे पास होता जाएगा, फिर ये साइटोक्रोम बी, फिर वापस एस, फिर C1। अब यहाँ पर देखिए एक साइटोक्रोम सी क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। साइटोक्रोम सी ये वाला क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। साइटोक्रोम सी जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर नहीं लेकर जा रहा, डायरेक्टली इस कॉम्प्लेक्स से पास आउट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स को, यानी जो साइटोक्रोम बी C1 है इससे डायरेक्टली पास कर रहा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को इलेक्ट्रॉन, जो इनर मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए। अब यहां पर जो हमारा FADH2 बना था, FADH2 वो देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को। यहां पे जो FADH2 है वो ब्रेक डाउन होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है FAD को, फिर वही वापस आयरन सल्फर जो कॉम्प्लेक्स है उससे यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोन H2, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स 1 है और कॉम्प्लेक्स 2 है वो दोनों कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो वो आगे पास हो रहे हैं। और यहाँ से देखोगे आप कॉम्प्लेक्स 1 से जो वो 4 हाइड्रोजन जो आयन है, वो प्रोटॉन जो है सॉरी वो आपके बाहर आ चुके हैं। कहाँ पे आ चुके हैं, जो मेम्ब्रेन का स्पेस है। एक ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर तो ETS चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो है वो यहाँ पर जो वो हाइड्रोजन H+ आयन कंसंट्रेशन जमा हो रही है। ये हमने फोटोसिंथेसिस वाले के अंदर भी बात की थी कि क्या डिफरेंस है, तो वहां पे हमने ये बात की थी जो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो थाइलेकोइड के तो ल्यूमन में बन रही थी, बट यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये डिफरेंस भी दिया हुआ था NCERT में, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हो रही है। उसके बाद में जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे पास किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स जो हमारा 3rd है वहां से भी फिर भी 4 हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं। अब 4 हाइड्रोजन आप कहोगे कहाँ से आ रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, इसके आपके यहाँ से आ रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पास कर दिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 को, और कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, अल्टीमेटली ये कॉपर जहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे कॉपर साइटोक्रोम और ये कॉपर कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये रहा आपका ऑक्सीजन और ये रहा आपका H+ आयन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 4 H+ आयन, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में 4 जा रहे थे, यहाँ पे भी 4 जा रहे थे, पर जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन नहीं जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो 2 हाइड्रोजन आयन है वो यूज कर लिए ऑक्सीजन ने और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए यहाँ पर, और वो क्या बना लिया, H2O बना लिया। अब आपको समझ में आ गया ये वाटर कहाँ से आया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत करना, बस यहाँ पे जो 4 कॉम्प्लेक्स दिए वो समझ में आ गया तो आपको ये जो है वो ETS समझ में आ गए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो है इन बिटवीन यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हो गई है। इन जो स्पेस है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो जैसा फोटोसिंथेसिस के अंदर ATP बना रहे थे वहाँ पर क्या था, CF1 और CF0 कॉम्प्लेक्स थे, बट यहाँ पर क्या है, F1 कॉम्प्लेक्स और F0 है। वो C साइटोक्रोम जो क्लोरोप्लास्ट के लिए वहाँ पे यूज़ किया था, बट यहाँ F0 है। तो यहाँ पर देखिए ये F0 और F1 है प्रोटीन। ओके, अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये जब इससे पास करेगा ATP सिंथेस से, तो आपको पता है ये एनर्जी रिलीज करेगा, और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा वो यहाँ पर ADP के साथ में जो अटैच होते हैं और ATP बना लेगा। अब एक ATP बनाने में, कितने ATP बनाने में, एक ATP बनाने में 2H+ आयन लगते हैं। कितने लगते हैं, 2H+ आयन लगते हैं। क्लियर है। तो अब आप यहां से ध्यान से देखिए, यहां पे टोटल कितने आयन आ रहे हैं, 4, यहां पे कितने आ रहे हैं, 4, और यहां पे कितने आ रहे हैं, 2। तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 4 4 8 + 2, तो 10 हाइड्रोजन आयन हो गए। मैंने कहा एक ATP बनाने के लिए, कितने ATP बनाने के लिए, एक ATP के लिए 2 लग रहे हैं, तो 10 के लिए जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितनी ATP बन रही होगी, 5 ATP बन रही होगी। इसका मतलब क्या है, जो आप 5 ATP कैसे काउंट करेंगे, तो एक तो ये जो आपका NADH ब्रेक डाउन हो रहा है वो कितनी बनाएगा, 3 ATP बनाएगा, और यहाँ पर जो ये ब्रेक डाउन होगा आपका FADH2 ये कितनी ATP बनाएगा, 2 ATP बनाएगा। तो टोटल कितनी हो गई, 5 ATP हो गई। ओके, क्लियर है। अब हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने कॉम्प्लेक्स अलग अलग बताया। प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। सिट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ पे ऑक्सीडाइज बाय एन NADH डिहाइड्रोजनेज, ये आ गया NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1, एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनोन। ये देखिए यहाँ से जो है वो आता हुआ यूबिक्विनोन, इसको जो है इलेक्ट्रॉन पास कर दिए। लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट विया द FADH2। अब ये पता चल गया FADH2 कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो FADH2 लिखा है इसने। अब ये सक्सिनेट और फ्यूमरेट से बनना है, उसके बीच में FADH2 बनता है। तो यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन भी जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 आपका रिसीव करेगा, और यहाँ से जो आ रहे हैं ये भी यूबिक्विनोन जो वो रिसीव करेगा। तो यूबिक्विनोन यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो FADH2 वाले भी रिसीव करता है और NADH2 वाले, ये बताने की कोशिश की है। क्लियर हो गया। आगे लिखा है देखिए,
that is generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle. The reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome BC1 complex. ये आ गया cytochrome BC1 complex और यहाँ से देखिए cytochrome C के थ्रू होता हुआ is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane. ये inner membrane का कौन सा surface हो गया? outer surface हो गया. Membrane then act as a mobile carrier for transfer of electron between complex 3 to complex 4. अब समझ में आ गया. complex 1 जो था वो NADH वाला था, complex 2 जो था वो FADH2 वाला था. इन दोनों से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है कॉम्प्लेक्स 3 और वो पहुंचा देता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास में. अब कॉम्प्लेक्स 4 कहां पे आ रहा है? देखो कॉम्प्लेक्स 4 रेफर टू द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. ये कौन सा हो गया? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3. यहाँ पर देखिए साइटोक्रोम A एंड A3 भी प्रेजेंट होते हैं एंड 2 कॉपर सेंटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉपर सेंटर भी होते हैं. तो यहाँ से आता हुआ आपका साइटोक्रोम जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाते हैं. When the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase, that is complex 5. मैंने बोला था ना ये जो ATP synthase है इसको complex 5th बोला है NCERT ने. क्यों? क्योंकि for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate, the number of ATP molecule synthesis depend on the nature of the electron donor. देखिए यहाँ से आपका नीट 2016 में, 2018 में और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है. ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH को जब ऑक्सीडेशन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. अब समझ में आ गया मैंने 3 ATP NADH के लिए क्यों बोला था. वाइल दैट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और FADH2 कितने बना रहा है? 2 बना रहा है. ये याद रखना कैलकुलेशन. अभी हम पूरी कैलकुलेशन करके कंप्लीट बताएंगे NCERT में, तब आपको समझ में आएगा आगे भी. क्लियर हो गया. ऑल्दो द एरोबिक जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब यहां पर केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये काम हो सकता है. और ये देखिए द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को रिसीव करके H2O बनाता है. तो केवल यहां पर उसका ऑक्सीजन का रोल है. येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस इट ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को सिस्टम से रिमूव करिए. ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. तो ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन ETS. तो कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया. अब फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था आपको पता है, लाइट रिएक्शन के अंदर. बट यहां पर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. इट इज फॉर द रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्लियर है. अब आगे देखिए यहां पर लिखा है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP सिंथेसिस इन द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस वाला था वहां पर डिटेल में मैंने इस चीज को क्लियर किया है और NCERT भी यही बोलती है कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इसको डिटेल में कवर किया है. तो यहां पर सिंपल सा मैं बता देता हूं. ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और यहाँ पर जो है वो आपका आउटर साइड है और ये आपका मैट्रिक्स हो गया. तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी. देखो 2H+ आयन मैंने बताया था 2 हाइड्रोजन आयन्स होंगे वो जब यहाँ से इससे पास होंगे F0 और F1 पार्टिकल से, तो जो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो बना लिएगा ATP. इसीलिए ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज द ATP हेल्प ऑफ द ATP सिंथेस. ATP सिंथेस की मदद से ATP को बनाया जाता है. अब लिखा भी है द कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट. कौन कौन सा? F1 एंड F0. अब F1 क्या होता है? हेड पीस होता है. इज ए पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ये क्या है? आपका पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. कंटेन द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ADP फ्रॉम ADP एंड इन. F0 क्या है? F0 इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन क्रॉस द. तो F0 क्या है? जिसके थ्रू जो आपका H आयन है वो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है उसको पास करेगा. क्योंकि आपको ही पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये पोलर सब्सटेंस के लिए थोड़ी सी इम्परमिएबल होती है, इसीलिए यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन के थ्रू इनको पास किया जा रहा है. द पासेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटलिस्ट साइट ऑफ Fn कंपोनेंट द प्रोडक्शन ऑफ ATP. फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 4 हाइड्रोजन आयन. ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें ये मिस्टेक है. ये 2 हाइड्रोजन आयन है. आप गूगल भी कर सकते हो और जो मेरे पास NCERT जो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर है उसमें मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ. देखिए 2 हाइड्रोजन आयन लिखा हुआ है. तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन से ही ATP बनती है. एक ये यहाँ पर मिस्टेक है यहाँ पे लिखी हुई. उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की. अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या होती है? एक्चुअल में ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है. देखिए इट इज पॉसिबल टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP. यहाँ पर हम केवल नेट गेन ऑफ ATP देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज से कितनी आ सकती है. बट इन रियलिटी दिस कैन बी रिमेन ओनली ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज. बट अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो ये केवल थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. अब ये कैलकुलेशन किस बेस पे बनाई जाती है? बहुत सारे एजम्पशन लेके बनाए जाते हैं. देखिए कैसे कैसे.
सबसे पहला एजम्पशन है कि ये सीक्वेंशियल होना चाहिए, एक ऑर्डर पाथवे होना चाहिए, जहां पर जो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस आएगी, फिर टीसी आएगी, फिर ईटीएस आएगी, फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर, उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकंड है एनएडीएच सिंथेसाइज जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा था वो ट्रांसफर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और फिर वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में भी आपको पता है कि 2NADH का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो भी वहां पर आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता हर बार। उसके बाद में थर्ड बोला है कि नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज, जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, एटीपी वगैरह बन रहे हैं, उसका कोई भी यूज नहीं होना चाहिए बीच में जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए एनी अदर कंपाउंड। इसके अलावा लिखा ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेट सब्सटेंट, केवल ग्लूकोज आना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी सब्सटेट नहीं आना चाहिए, चाहे वो फैट हो चाहे प्रोटीन हो। तो इसके बेस पे इन्होंने कहा कि इस तरह अगर हम कैलकुलेशन करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल लिखा हुआ है, देखिए हेंस देयर कैन बी ए नेट गेन ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमें 38 ATP मिलती है। अब 38 ATP कैसे मिलती है वो भी मैं आपको सारा गणित वगैरह जो मैथ वगैरह है वो समझा देता हूँ, सिंपल सा समझिएगा। सबसे पहले लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ATP बनी थी? 2 ATP बनी थी और NADH कितने बने थे? 2 ही NADH बने थे। क्लियर हो गया, ये याद रखिए। उसके बाद में जो हमारा TCA साइकिल था, जिसमें मैं उससे पहले वाले भी ले रहा हूं, जो हमारी इंटर मेम्ब्रेन वाली थी ना, जो आपको बताई गई थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, दोनों मिला के ले रहा हूं, जहां पर एनसीईआरटी ने लिखा था कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 2 FADH2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहा है, वही ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो TCA साइकिल और उससे पहले वाले जो इनके बीच में ग्लाइकोलाइसिस वाले थे वो दोनों रिएक्शन ले रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो TCA साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा बन रहा था कितना? 8 NADH। कितना बन रहा था? 8 NADH। इसके अलावा जो FADH2 था वो कितना बन रहा था? 2 FADH2। और हमारी जो ATP थी वो कितनी बन रही थी? वो भी बन रही थी 2 ATP। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद में आते हैं हम किसके अंदर। अब इतना ही प्रोसेस होता है अगर हम ध्यान से देखें तो। अब यहां पर जो अब कैसे बनाएंगे और कैसे नहीं बनाएंगे, तो सिंपल सा देखिए यहां पर। तो यहां पर 2 ATP ये हो गई और 2 ATP ये हो गई। मैं 4 ATP को अलग ही रख रहा हूं क्योंकि वो तो ATP की ATP है। उसके बाद में यहां पर 8 NADH यहां पर है, 2 यहां पर है, तो टोटल हो गए हमारे पास कितने? 10 NADH। एक के अंदर कितनी ATP बन रही थी? NADH के अंदर 3 बन रही थी, तो 10 के अंदर कितनी बनेगी? 30 बनेगी। तो ये 30 ATP NADH से आ गई। फिर हमारे पास FADH2 2 मॉलिक्यूल है, एक से कितनी बन रही थी? 2 बन रही थी, तो 2 से कितनी बनेगी? 4 बनेगी। तो यहाँ पर टोटल ये 4 ATP जो है वो किससे आ गई? NADH से आ गई, सॉरी FADH से आ गई। तो 4 FADH से आ गई, 4 ATP टोटल है और ये 30 है। 30 + 4 34 + 4 38 ATP आ गई। ये ऐसे इन्होंने बताया है। क्लियर हो गया? अब हम कंपैरिजन करते हैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन जो होता है वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जबकि एरोबिक के अंदर कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है और CO2 और H2O रिलीज होते हैं। फर्मेंटेशन के अंदर नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, पहले वो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे इसका आंसर आ दे दिया। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुवेट एसिड वेयर मेनी मोर मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट एरोबिक। एरोबिक में टोटल 38 बताया, वहां पे केवल 2 बताया। NADH जो ऑक्सीडाइज होकर NAD+ रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन, ये बहुत ही स्लोली होता था, बट यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है? क्योंकि वो होती है ETS की वजह से। क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं एम्फीबोलिक पाथवे के अंदर। तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज होता है वो फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन के लिए, यानी ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो फर्स्टली कन्वर्ट किए जाते हैं ग्लूकोज में एंड देन वो रेस्पिरेशन के अंदर जाते हैं। बट इसके अलावा अदर सबस्ट्रेट भी होते हैं जिसको हमने पढ़ चुका था, जैसे फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वो सब कुछ। तो आपको इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। देखिए, फैट्स जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड के अंदर। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, वहाँ पे सिंपल अगर ग्लूकोज है तो ये जो प्रोसेस है वो तो ग्लाइकोलाइसिस वाला हो रहा है, और यहाँ पर देखिए एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, यानी वो इंटरमीडिएट वाली, और फिर ये क्रेब साइकिल चल रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई? अब होता क्या है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, तभी हमने कहा था कि अगर नेट गेन 38 ATP निकालना है तो वहाँ पे ग्लूकोज होना चाहिए, और ये एक सिस्टमेटिक वे से ही चलना चाहिए, तभी 38 ATP आएगी, वरना नहीं आएगी। तो इसका रीज़न है। अब जैसे फैट्स क्या होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन होती है। जो ग्लिसरॉल होता है ना, ये जो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, कई बार इसके साथ जाके यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं, इसमें कन्वर्ट होता है। और जो फैटी एसिड होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो कन्वर्ट होते हैं जाके एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर।
अमीनो एसिड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं पायरुविक एसिड में। अब अगर ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल की बात करें तो इन्होंने जो है वो ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे जो है वो किया ही नहीं है, तो यहाँ पर वो एटीपी का डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह अमीनो एसिड, तो यहाँ पे अलग अलग सबस्ट्रेट जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे जाके पाथवे में बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है? कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो रेस्पिरेशन ज्यादातर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ही बना रहा है, यानी जो ग्लूकोज है उसमें से H2O CO2 को ब्रेक डाउन कर रहा है और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो तो हो गया कैटाबोलिक। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर एसिटाइल कोएंजाइम में कई बार प्रेजेंट रहेगा तो वो फैटी एसिड को हमेशा ब्रेक डाउन कर देगा। अगर हमें बॉडी के अंदर फैटी एसिड बनाने हैं तो उस टाइम एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फैटी एसिड बनते रहेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह अगर बार बार अमीनो एसिड बनते रहेंगे और यहाँ पे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गए तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इस टाइम से ये भी करना पड़ेगा कि हमें जो है वो कई बार अमीनो एसिड बनाने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे भी उसको डिग्रेड ना कर जाए इस पाथवे के अंदर आके, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एनाबोलिज्म भी हो सकता है, यानी यहाँ पर जो ये सिस्टम है ये फैटी एसिड यहाँ पे बन सकता है या फिर अमीनो एसिड जो वो प्रोटीन भी बना सकते हैं ताकि ये ब्रेक डाउन ना हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों होते हैं, तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म एम्फीबोलिक पाथवे इसको बोल दिया जाता है। इसलिए क्या बोल दिया जाता है, इसको एम्फीबोलिक पाथवे बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी डायग्राम से। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा हुआ है जो कि हम रीड कर लेते हैं, आपके सामने है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे ये चीज़ होती है। देखिए फैट्स वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये बात होगी। अगर फैटी एसिड वर टू बी रिस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट टू डिग्रेडेड एसिटाइल कोएंजाइम में, क्लियर हो गया। तो फैटी एसिड जो होती है वो एसिटाइल कोएंजाइम में जाती है और फिर वो पाथवे में जाती है। ग्लिसरॉल की बात करें, वे एंटर द पाथवे एंड बीइंग कन्वर्टेड टू PGAL, वहां पर जाकर वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल PGAL में और फिर वो जो है वो आगे का पाथवे करता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो वो डिग्रेडेड होते हैं प्रोटियोज में विद द हेल्प ऑफ प्रोटीज इनटू अमीनो एसिड, और वहाँ पर डीएमिनेशन होने के बाद में डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर की उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो एंटर करता है पाथवे के अंदर। कई बार वहाँ पे वो पायरुविक एसिड में हो जाता है विद इन द क्रेब साइकिल और इवन एज पायरुवेट एसिड या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में। तो जो आपका प्रोटीन है वो डायरेक्ट क्रेब साइकिल में भी जा सकता है, पायरुवेट भी बना सकता है और एसिटाइल कोएंजाइम भी बना सकता है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबोलिक पाथवे भी बोलते हैं, ये तो सिंपल क्लियर है। बट कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये रहा आपके सामने, फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम बिफोर एंटरिंग द सबस्ट्रेट पाथ बट इट इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, बट जब ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड सिंथेसाइज करना है तब एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे। तो उसके लिए उसको रेस्पिरेटरी पाथवे से हटना है, क्योंकि अगर वो एसिटाइल कोएंजाइम रहा बार बनता रहा तो फैटी एसिड नहीं बन पाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम इनटू द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो इस टाइम पे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो बनाने के और ब्रेकडाउन दोनों में यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो उस टाइम भी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो है वो भी ऐसे ही लिंक बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म, सिंथेसिस को हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। बट अगर आप रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करोगे तो यहाँ पे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों हो रहा है। तो एक्चुअल में जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाता है। वैसे तो जो कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिज्म मेटाबोलिज्म होते हैं, बट यहाँ पर हम केवल और केवल रेस्पिरेटरी पाथवे की बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी पाथवे को क्या बोला जाएगा, एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाएगा। क्लियर है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर एक इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ें लिखी हुई है कि फैट्स कहाँ पे जाएगा, फैटी एसिड कहाँ पे जाएगा, ग्लिसरॉल कहाँ पे जाएगा, प्रोटीन्स कहाँ पे जाएगा, तो ये जो चीज़ें यहाँ से आपका नीट 2013 और नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको डिटेल में देखना, ये यहाँ पर भी दिया है और आपकी इस डायग्राम में भी दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट के बारे में। रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट से नीट 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके अलावा AIPMT में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, ये तो पता है। तो जो ये रेशियो होता है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए R क्या हुई, यानी रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, यानी कितनी वॉल्यूम जो है वो इवॉल्व हुई है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, इसको बोलते हैं। अब हमने तीन प्रोसेस पढ़ गए, एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक फैट्स और एक प्रोटीन। इनके लिए अलग अलग हो सकता है, देखिए डिपेंड करता है कि वो कितना आएगा। देखिए व्हेन कार्बोहाइड्रेट जब यूज हो रहा है सबस्ट्रेट की तरह, तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और RQ की वैल्यू आती है 1, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 और O2 जो यूज होती है जितनी हम यूज करें। देखिए
यहाँ पे आपके सामने है C6H12O6 6O2 है और 6 ही CO2 है, तो 6O2 और 6 ही CO2, तो CO2 कितनी है 6 और 6 ही है, तो हमारी आरकेओ वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर है। अगर हम वहीं पर फैटी एसिड यूज करें, देखिए व्हेन द फैट्स आर इन द रेस्पिरेशन द आरकेओ इज लेस देन 1। अब चाहे वो और कोई भी हो उसके लिए हमेशा आरकेओ 1 आएगी, केवल और केवल जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए आरकेओ की वैल्यू 1 होती है, बाकी सबके लिए लेस देन 1 होती है। देखिए लिखा कैलकुलेशन ऑफ ए फैटी एसिड ट्राईपाल्मिटिन। अब यही जो है ट्राईपाल्मिटिन का यह सामने आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, यही नीट 2019 में पूछा गया था कि ट्राईपाल्मिटिन के लिए जो आरक्यू की वैल्यू क्या आएगी अगर इसको सबस्ट्रेट की तरह यूज करें। तो यहाँ पे देखिए 102 जो है वो CO2 जो है वो रिलीज हो रही है और 145 O2 कंज्यूम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा। तो आरक्यू के लिए अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर ज्यादा होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.7 आ रही है। क्लियर है। अगर वही हम प्रोटीन्स की बात करें तो वहां पे रेस्पिरेटरी सब्सटेंट में, क्योंकि मैंने बोला 1 से लेस आएगी, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 0.9 आती है। इसका मतलब यहां पर भी CO2 को जो रिलीज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो रही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है लास्ट क्लास में, जिसमें आप बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1। प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी, यानी प्योर प्रोटीन और प्योर ही फैट जो वो कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं होगी। क्लियर है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये समरी है और ये हमारी एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।